Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. And now, आज का जो हमारा डिस्कशन होगा बेटा वो होगा क्लास 8 सोशल साइंस एमपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 1, जिसका आज हम पार्ट 3 डिस्कशन करने वाले हैं। पार्ट 1 एंड 2 मैंने काफ़ी पहले बना चुका था, मैंने पार्ट 3 नहीं बनाया था, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड्स थी, काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट्स था कि सर पार्ट 3 कब अपलोड करेंगे, पार्ट 3 कब अपलोड करेंगे। तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर गेटिंग लेट। आज फाइनली पार्ट 3 में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर। तो पार्ट 2 पर हमने जहाँ से छोड़ा था बेटा उसी से आगे आज हम पार्ट 3 पर बढ़ेंगे। ये आप देखेंगे एंग्लो फ्रेंच राइवलरीज एंड कर्नाटक वार, ठीक है। एंग्लो फ्रेंच इसका मतलब समझ जाइए सबसे पहले कि एंग्लो फ्रेंच का मतलब क्या होता है। कि एंग्लो फ्रेंच, एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज, और फ्रेंच यानी जो फ्रांसीसी कंपनी भारत के अंदर थी उनके बीच राइवलरीज के बारे में पढ़ेंगे, और उनके बीच कर्नाटक में जो वार हुआ था जिसको हम कर्नाटक वार बोलते हैं, ठीक है। कुछ 3 कर्नाटक वार जो हुए थे, फर्स्ट कर्नाटक वार, सेकंड कर्नाटक वार एंड थर्ड कर्नाटक वार, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ। देखेंगे आप यहाँ पर कि एंग्लो फ्रेंच ट्रेडिंग राइवलरीज सून टर्न इनटू वार। की उनकी जो ट्रेडिंग राइवलरीज थी, यानी ये भारत में दोनों कंपनियां ट्रेड करने आई थी, इनकी जो ट्रेडिंग राइवलरीज थी यानी व्यापार में जो इनकी कह सकते हो आप प्रतिस्पर्धा जो थी वो बहुत जल्द वार में कन्वर्ट हो गई, यानी इन दोनों कंपनियों के बीच युद्ध होने लगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो about the resources and powers of both before studying the war that ensued between the two, ठीक है। कि यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि इससे पहले कि हम इनके बीच हुए वार को जाने, सबसे पहले उन रिसोर्सेज एंड पावर के बारे में जानना होगा जो इनके पास था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वेयर फ्रेंच कंपनी वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट, ठीक है। कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये इंडिपेंडेंट कंपनी थी, ठीक है, जो कि इंग्लैंड से आई हुई थी, इस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन फ्रांस की जो कंपनी थी, फ्रेंच की जो कंपनी थी, वो टोटल अंडर गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फ्री टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग इट्स पावर एंड बिजनेस, वेयर्स द फ्रेंच कंपनी हैड टू सीक परमिशन फॉर ऑल मैटर्स फ्रॉम द फ्रेंच गवर्नमेंट, ठीक है। दोनों में एक अलग डिफरेंस क्या था कि फ्रेंच कंपनी जो थी उसको हर डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, फ्रेंच गवर्नमेंट से बात करना पड़ता था, पूछना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने डिसीजन लेने के लिए, अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइज करने के लिए, अपने पावर का यूज़ करने के लिए फ्री थी। द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ ब्रिटिश कंपनी वर्क हार्ड विथ डिवोशन, बट दिस वॉज नॉट इन द केस विद द फ्रेंच कंपनी। कि ब्रिटिश कंपनी के जो वर्कर्स थे, जो ऑफिशियल्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, वो हार्ड वर्क करते थे क्योंकि कंपनी उनकी थी। लेकिन फ्रेंच कंपनी के साथ ऐसा नहीं होता था, उनके जो वर्कर थे, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर में काम करते थे और वो हार्ड वर्क और डिवोशन के साथ वर्क नहीं करते थे। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेंस ओवर द एरिया वॉज ऑल्सो वाइड, ठीक है। ब्रिटिश कंपनी का जहाँ तक डोमिनेंस था, जिस एरिया पर वो डोमिनेट करती थी वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत वाइड इलाका था, यानी काफ़ी बड़े हिस्से पर ब्रिटिश कंपनी का डोमिनेंस था। फ्रेंच कंपनी हैड ओनली एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर इन पौंडीचेरी, और वहीं पर फ्रेंच कंपनी की जो एक ही ट्रेडिंग सेंटर था जो कि पौंडीचेरी में था। वेयर्स ब्रिटिश कंपनी हैड सेवरल इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स, जैसे, और उनके कई ब्रिटिश कंपनी के बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर्स थे। अंडर दीज कंडीशंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फ्रेंच कंपनी वर बिजी इन एक्सपेंडिंग बोथ देयर इन्फ्लुएंस एंड ट्रेड, ठीक है। देखेंगे यहाँ से कि अंडर दीज कंडीशंस, कि इन कंडीशंस में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फ्रेंच कंपनी, दोनों ही कंपनियाँ जो थी वो किस चीज़ पर बिजी थी बेटा, कि अपने इन्फ्लुएंस और अपने ट्रेड, यानी इन्फ्लुएंस का मतलब इंडियन पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, भारतीय जो राजनीति थी, ठीक है, कि उस पर इन्फ्लुएंस करने के लिए और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए दोनों ही कंपनियां बिजी थी। बोथ मेनली कंसंट्रेटेड ऑन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, और दोनों का जो बेसिकली कंसंट्रेशन था वो वेस्टर्न इंडिया और ईस्टर्न, यानी वेस्ट की तरफ यानी गुजरात वाला एरिया, और ईस्ट की तरफ यानी आप यहाँ चले जाइए पश्चिम बंगाल, फिर आप चले जाइए अरुणाचल प्रदेश, असम, ये वाले एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर इनका कंसंट्रेशन था। बोथ हैड सिमिलर एंड्स एंड कंसिक्वेंसली देयर राइवलरी फाइनली एंडेड इन वॉर, ठीक है। कि दोनों का क्या हुआ बेटा, दोनों का जो स्वार्थ था, कहना चाहिए, वो दोनों एक ही प्रकार के स्वार्थ के साथ थे कि अपना बिजनेस बढ़ाना, पैसा कमाना, और फाइनली इनके बीच में क्या हुआ, युद्ध होना स्टार्ट हो गया। तो देखेंगे यहाँ लिखा है द कर्नाटक वार एंड देयर रिजल्ट। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन जैसा दिया है आपको कि कर्नाटक वार क्यों हुआ, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच कंपनी
वर मेकिंग एफर्ट टू गेन बेनिफिट्स एंड एक्सपेंड देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अभी मैंने ऊपर बात की कि इन्फ्लुएंस जो था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो था, उसको बढ़ाने के लिए ये बेसिकली हमेशा तत्पर रहते थे। बोथ ट्राइड टू सरपास ईच अदर बाय परचेसिंग इंडियन गुड्स एज द लोवेस्ट प्राइस। और ये एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर क्या करते थे बेटा, सरपास किस चीज़ पर था इनका, कि कितने से ज़्यादा हम इंडियन गुड्स को, यानी इंडिया में बनी हुई वस्तुओं को लोवेस्ट प्राइस पर खरीदें, इस चीज़ पर इनकी प्रतिस्पर्धा थी। बोथ वांटेड टू हैव कंट्रोल ओवर द मार्केट्स, और दोनों ही मार्केट पर कंट्रोल चाहते थे। ठीक है, देखिए अब दो खरीदार हैं, फ्रेंच भी है, इंडियन भी है, तो जो बेचने वाला है उसके पास ऑप्शन है, वो क्या कर सकता है, अपने प्राइसेस को बढ़ा सकता है, और जिसको नीड होगी वो ज़्यादा दाम पर भी खरीदेगा। लेकिन यदि किसी एक का भी मार्केट में कंट्रोल हो जाता, जैसा कि फाइनली बाद में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, उन्होंने अकेले मार्केट पर कैप्चर कर लिया था और वो अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग लोवेस्ट से लोवेस्ट प्राइस पर यहाँ की गुड्स को खरीद सकते थे। ठीक है, एंड टू गेन मोर फैसिलिटीज़ एंड मोर मार्केट, कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ ये लोग गेन करना चाहते थे, मार्केट्स को कैप्चर करना चाहते थे। दे बिगेन टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द इंडियन स्टेट, और धीरे धीरे करके इन्हीं चीज़ों को पाने के लिए उन्होंने इंडियन स्टेट के इंटरनल अफेयर पर भी हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। बोथ ड्रीम्ड ऑफ होल्डिंग पॉलिटिकल पावर इन देयर हैंड्स फॉर कंट्रोल ओवर मार्केट, कि मार्केट को कंट्रोल करने के लिए ये दोनों ही पॉलिटिकल पावर को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। द हेड क्वार्टर ऑफ फ्रेंच कंपनी वाज इन पौंडीचेरी ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट, वाइल ब्रिटिश कंपनी मेन सेंटर वाज फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास। ठीक है, दोनों के हेड क्वार्टर के बारे में दिया कि इसका पौंडीचेरी में था, जो फ्रेंच कंपनीज थी, जो कि साउथ ईस्ट कोस्ट में आता है, और ब्रिटिश कंपनी का जो मेन सेंटर था वो फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास। ठीक है, लिखा कि विच वॉज नॉट वेरी फार फ्रॉम पौंडीचेरी, कि जो कि पौंडीचेरी से ज़्यादा दूर नहीं था। बोथ कंपनीज वर एम्बिशियस एंड कंसेंट स्क्रिमिसेस टू प्लेस टू थ्रो ईच अदर आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि दोनों ही कंपनियां जो थी एम्बिशियस थी, और दोनों ही कंपनियां जो थी उनके बीच में क्या होता था, परस्पर लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। और ये क्या करना चाहते थे, परस्पर लड़ाई झगड़ा होने के साथ साथ कि एक दूसरे को भारत से बाहर फेंकना चाहते थे। एक दूसरे को भारत से यदि फेंक देंगे बाहर, इनके बीच में जो झड़प होता था, ठीक है, लड़ाई झगड़े को ही स्क्रमिसेस कहा जाता है, भारत से फेंकना चाहते थे ताकि उनका कोई राइवलरी ना रहे। ठीक है, और इस चक्कर में क्या हुआ देखेंगे कि 3 वार नोन एज कर्नाटक वार इन द इंडियन हिस्ट्री वर फॉट बिटवीन द 2 कंपनीज, और इन्हीं दोनों कंपनीज के बीच में 3 कर्नाटक वार हुए। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इन कर्नाटक वार के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कर्नाटक वार। तो फर्स्ट कर्नाटक वार में आप देखेंगे दिया हुआ है कि फर्स्ट कर्नाटक वार वंस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर। कर्नाटक जो था, कर्नाटक को ही कर्नाटक कहा जाता था। ठीक है, वो मुगल एम्पायर के कंट्रोल में था। हैड बिकम इंडिपेंडेंट, जो कि एक इंडिपेंडेंट भी था। ठीक है, मुगल में कंट्रोल में होने के साथ साथ, ठीक है, कि ये पहले जो था, देखिए अब यहाँ इस लाइन का मतलब आप समझ लीजिए, कर्नाटक कि जो पहले मुगल एम्पायर के हाथों में था वो अब इंडिपेंडेंट हो चुका था। पहले वो मुगलों के हाथ में था, लेकिन अब उसका कोई भी स्वामी नहीं था, वो इंडिपेंडेंट था। एकॉर्ड सिचुएटेड बिटवीन चेन्नई एंड पौंडीचेरी, की एकॉर्ड एक जगह का नाम है जो कि चेन्नई और पौंडीचेरी के बीच में है। इसकी कैपिटल हुआ करती थी कर्नाटक की। फ्रेंच एंड इंग्लिश वर ऑन अपोजिट साइड्स इन द 1744 वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन इन यूरोप। अब देखिए कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। ये दोनों कंपनियां तो भारत में, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं 1744 की, जो कि ऑस्ट्रियन, ठीक है, कि ऑस्ट्रिया की जो कंट्री थी, यूरोपीय देश एक था ऑस्ट्रिया जो था, वहाँ पर सक्सेशन के लिए यूरोप की जो दोनों कंपनियां थी, फ्रेंच और इंग्लिश कंपनी, ठीक है, ये दोनों ही अपोजिट साइड्स पर थी, यानी वहाँ पर लड़ाइयाँ होना स्टार्ट हो गई थी इनकी। जब वहाँ पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाई हुई तो उसका असर कहाँ पड़ा, इंडिया में भी पड़ा। तो लिखा द वार हैड टेलिंग इफेक्ट ऑन इंडिया टू। एनिमोसिटी बेगेन टू राइज बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी दुश्मनी इनके बीच में स्टार्ट हो गई, क्योंकि इन्हीं के जो बड़ी कंपनी के लोग थे, इन्हीं के लोग आपस में वहाँ लड़ रहे थे, तो उसका जो इफेक्ट था वो इनके ऊपर भी पड़ा, और यहाँ पर रहने वाले अंग्रेज और फ्रांस कंपनी के जो लोग थे वो भी आपस में लड़ाई करने लगे। फ्रेंच गवर्नर डुप्लेस ल्यूड नवाब अनवरुद्दीन ऑफ कर्नाटक इन हिज फेवर। ठीक है, ल्यूड का मतलब होता है लालच। तो जो फ्रेंच के गवर्नर थे डुप्ले, उन्होंने कर्नाटक के नवाब जो उस समय थे अनवरुद्दीन, ये नाम आप याद रखें, उसको अपने पक्ष में कर लिया लालच देकर। द फ्रेंच फोर्सेस टू कंट्रोल ओवर द ब्रिटिश फोर्ट इन मद्रास, और इसके तहत जो फ्रेंच की जो फोर्सेस थी उन्होंने
मद्रास के अंदर जो ब्रिटिशर्स का फोर्ट था, फोर्ट का मतलब होता है किला, उसको अपने कब्जे में कर लिया। व्हेन द नवाब ऑफ कर्नाटक डिमांड द मद्रास फोर्ट, ड्यूप्ले रिफ्यूज टू हैंड इट ओवर टू नवाब। ठीक है, जीतने के बाद क्या हुआ कि जो नवाब थे कर्नाटक के, उन्होंने डिमांड कर दी डुप्ले से कि आप हमको वो फोर्ट दे दीजिए, लेकिन डुप्ले ने उनके ऑफर को रिफ्यूज़ कर दिया। जब उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया तो फिर दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई। लिखा कि दिस लेड बोथ साइड टू वार एंड कर्नाटक नवाब वाज डिफीटेड, और इस लड़ाई में कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन, उसको हार का सामना करना पड़ा। इन 1748 पीस वाज रिस्टोर्ड बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटेन इन यूरोप। 1748 में यूरोप में फ्रेंच और ब्रिटेन की जो कंपनी थी उनके बीच में क्या हो गया, शांति हो गई। ठीक है, शांति समझौता हो गया, वो युद्ध जो था खत्म हो गया। कंसिक्वेंसली पीस वाज रिस्टोर्ड बिटवीन द टू कंपनीज इन इंडिया, और इंडिया में भी फिर क्या हुआ, बाद में ये चीज़ें फिर से क्या बोल सकते हैं आप कि इंडिया में भी उनका जो युद्ध था वो शांत हो गया। द मद्रास फोर्ट वाज हैंडेड ओवर टू इंग्लिश कंपनी, और फ्रांसीसी कंपनी ने मद्रास को उनका फोर्ट, क्या बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को उनका फोर्ट जो था वो वापस कर दिया। Although peace was restored between the two, the war gave birth to new things। ठीक है, यहाँ पर भी दोनों के बीच में पीस स्टोर हो गया, लेकिन एक नई सोच उनके अंदर आ गई। क्या सोच आई, देखिए लिखा कि विद द डिफीट, आगे देखते हैं, विद द डिफीट ऑफ कर्नाटक नवाब सुप्रीमेसी ऑफ यूरोपियन सिस्टम ऑफ वार वाज एस्टेब्लिश। ठीक है, कि जैसे उन्होंने कर्नाटक के नवाब को हराया था तो उनको ये समझ में आ गया कि यूरोपियन जो हमारा सिस्टम है युद्ध का, ठीक है, वो यहाँ पर कारगर होगा, तो उसको उन्होंने यहाँ पर एस्टेबल किया। कि अब आगे क्या लिखा है कि द यूरोपियन कंपनीज केम टू नो दैट विथ फर्दर इंक्रीज इन इंटरनल इंटरफेरेंस इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन स्टेट पॉलिटिक्स सुप्रीमेसी टू कुड बी एस्टेब्लिश्ड फर्दर, कि उनको ये समझ में आ गया कि यदि उन्होंने भारतीय स्टेट की, इंडियन स्टेट की इंटरनल मैटर पर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया इंडियन पॉलिटिक्स पर, तो आसानी से यहाँ पर सुप्रीमेसी लाई जा सकती है। दिस वॉर ऑल्सो शार्पेंड म्यूचुअल राइवलरीज एंड इल विल बिटवीन द टू कंपनीज, और साथ में इन दोनों कंपनियों के बीच में भी, ठीक है, इस वार की वजह से प्रतिस्पर्धा जो थी वो बढ़ती गई। ठीक है, इल विल का मतलब यहाँ पर ईर्ष और द्वेष से है। ठीक है, कि दोनों में ईर्ष्या की भावना थी, जलन की भावना थी, और दोनों भी एक दूसरे को यहाँ से भगाना चाहते थे। नाउ द नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे द सेकेंड कर्नाटक वार। देखिए सेकेंड कर्नाटक वार पर क्या लिखा हुआ कि अ बैटल बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच कंपनी वाज फॉट ओवर द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन टू द थ्रोन ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटक। अब कर्नाटक के नवाब तो हार चुके थे, हैदराबाद में भी कोई नवाब नहीं था। ठीक है, तो अब इन दोनों जगहों पर नवाब के लिए दोनों कंपनियों में आपस में फिर लड़ाई हुई, क्योंकि दोनों कंपनियां अलग अलग लोगों को सपोर्ट कर रही थी। उनका नाम यहाँ पर लिखा होगा, देखेंगे हम यहाँ पर कि फ्रेंच कंपनी डिक्लेयर्ड मुजफ्फर जंग एज द रूलर ऑफ हैदराबाद एंड चांद साहब ऑफ कर्नाटक, कि मुजफ्फर जंग को जो फ्रेंच कंपनी थी वो हैदराबाद का रूलर बना दिया और चांद साहब को कर्नाटक का रूलर बनाया। लेकिन ब्रिटिश कंपनी की सोच अलग थी। लिखा कि वेयर ब्रिटिश कंपनी वाज सपोर्टिंग मोहम्मद अली इन कर्नाटक एंड नासिर जंग इन हैदराबाद, की अलग अलग लोगों के प्रति इनका क्या कहना चाहिए, इंटरेस्ट था, कि अलग अलग लोगों को ये बनाना चाहते थे। अल्टीमेटली द वार ब्रोक आउट, और इस वजह से उन दोनों के बीच में फिर से युद्ध हुआ, जो कि सेकंड कर्नाटक वार था। ठीक है, सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गया हूँ कि आप ये ईयर याद रखें कि पहला कर्नाटक जो सेकंड कर्नाटक वार हुआ था 1748 से 1754 के बीच में हुआ। फर्स्ट कर्नाटक वार जो हुआ था बेटा वो हुआ था 1746 से 1748 के बीच में, और जहां पर 48 में ये वॉर खत्म हुआ वहीं से सेकेंड वॉर फिर स्टार्ट होता है 1748 टू 1754। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि अल्टीमेटली द वार ब्रोक आउट, और अल्टीमेटली दोनों के बीच में वार स्टार्ट हो गया। नासिर जंग वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन द वार। नासिर जंग जिसको अंग्रेज पसंद करते थे, ठीक है, उसकी हार हुई और वो मार दिया गया। ठीक है, मुजफ्फर जंग gave a sum of 50,000 pound and Jagir worth rupees 10,000 a year to French company for their help in the war। ठीक है, कि इस वॉर में हेल्प करने के लिए नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग ने फ्रेंच कंपनी को 50,000 पाउंड और एक जागीर दी। ठीक है, 10,000 मतलब 10,000 रुपीज़ पर ईयर के लिए। ठीक, तो ये इनको इनाम के रूप में दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, जहां पर आगे लिखा हुआ कि अंडर रॉबर्ट क्लाइव अ यंग क्लर्क। अब रॉबर्ट क्लाइव यंग क्लर्क थे उस समय ब्रिटिश कंपनी के। ठीक है, इन द कंपनी ब्रिटिश फोर्स बिसीज्ड एकॉर्ड। ठीक है, कि इनकी लीडरशिप में ब्रिटिश कंपनी ने एकॉर्ड को बिसीज्ड कर लिया, यानी घेरा डाल लिया, उसको अपने कब्जे में कर लिया। एकॉर्ड, अभी आपको याद होना चाहिए कि एकॉर्ड क्या थी, कर्नाटक की कैपिटल थी।
चांद साहब वाज किल्ड इन वॉर, और चांद साहब को वार में क्या कर दिया गया, किल्ड कर दिया गया। द होल कर्नाटक केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश कंपनी, दस इंग्लिश कंपनी एस्टेब्लिश सुप्रीमेसी इन कर्नाटक एंड फ्रेंच मेंटेन देयर आर्मी इन हैदराबाद इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग द निज़ाम एंड फॉर दिस द निज़ाम अलाउड देम टू कलेक्ट रेवेन्यू। ठीक है, अब देखिए हैदराबाद में अब फ्रेंच आ गए, कर्नाटक में क्या किया, ब्रिटिश ने अपना कब्जा कर लिया, अपनी सुप्रीमेसी बना ली। ठीक है, और जो फ्रेंच की कंपनी थी वो मेंटेनिंग के नाम पर अपनी आर्मी हैदराबाद में रख दिया उन्होंने, किस चीज़ के लिए, कि वो हैदराबाद के निज़ाम को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, और इस बेसिस पर हैदराबाद का जो निज़ाम था वो उनको निज़ाम रूलर एक ही है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का भी आदेश दे दिया। दिस न्यू मेथड ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल दैट इज बाय मेकिंग द इंडियन रॉयल्टी पे टू मेंटेन द फॉरेन आर्मी केम इनटू प्रैक्टिस। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि भारतीय राज्यों से सेना का खर्च लेकर, ठीक है, कि कहने का मतलब उनकी सुरक्षा के नाम पर सेना का खर्च लिया जाने लगा, और एक नया तरीका आ गया कि अपनी सेना उन्होंने वहां पर रख दी। ठीक है, जैसे फ्रांस है तो फ्रांस की सेना ने रख दिया, ब्रिटिश कंपनी तो उन्होंने अपनी सेना को रख दिया, और आर्मी का सारा खर्चा वो वहां के रूलर से वसूलने लगे। ठीक है, प्रोटेक्टिंग के नाम पर। एंड नाउ द फाइनल एंड थर्ड कर्नाटक वार, जो कि 1756 से लेकर 1763 के बीच में हुआ। द फाइनल फेज ऑफ एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड व्हेन द 7 ईयर वार ब्रोक आउट इन यूरोप। ठीक है, कि यूरोप में फिर से 7 ईयर का एक युद्ध स्टार्ट हो गया था अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में। तो राइवलरी यहाँ पर थी इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर भी युद्ध स्टार्ट हो गया दोनों कंपनी के बीच में। इन द वार ऑफ वांडीवास इन 1760, ये भी याद रखने वाली चीज़ है कि वांडीवास का जो युद्ध था वो 1760 में हुआ। फ्रेंच वर डिफीटेड, और फाइनली इस वार में फ्रेंच को डिफीट का सामना करना पड़ा। द ब्रिटिश कंपनी इमर्ज विक्टोरियस इन द वार, और ब्रिटिश कंपनी को, ठीक है, इमर्ज विक्टोरियस मिली, यानी एक अभूतपूर्व जीत मिली। एंड दिस इंग्लिश द इंग्लिश हु वर ऑलरेडी इन पावर इन कर्नाटक आउटस्टेड फ्रेंच फ्रॉम हैदराबाद टू, और वो इंग्लिश कंपनी जो ऑलरेडी कर्नाटक में पावर थी उन्होंने हैदराबाद से फ्रांस की कंपनी के लोगों को भगा दिया। एंड दस ऑल द टेरिटरी अंडर द फ्रेंच कंट्रोल केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश कंपनी, और इस तरह जो भी टेरिटरीज, जो भी राज्य, जो भी स्टेट फ्रेंच के कंट्रोल में थे वो सारे के सारे ब्रिटिश कंट्रोल में आ गए। द ड्रीम ऑफ फ्रेंच कंपनी टू गेन पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन इंडिया केम टू एन एंड, और फ्रेंच कंपनी की जो ड्रीम थी कि हम इंडिया की पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करेंगे वो खत्म हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड अ न्यू डोर ओपन टू एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर एंटायर इंडिया। इस जीत के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश कंपनी के अंदर एक अलग सा जोश आ गया। ठीक है, एक अलग सा रास्ता उनको दिखने लगा कि इस तरीके से वो यदि लड़ाई लड़ेंगे तो इंडिया के अंदर भी वो अपनी सुप्रीमेसी, अपनी प्रभुसत्ता को कायम कर सकते हैं। और फाइनली धीरे धीरे करके फिर इंडिया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो धीरे धीरे करते हुए पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करने लगी। तो पार्ट 3 में हम इतना ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट होगा बेटा वो बहुत जल्द आएगा, ऐसा नहीं कि अब लेट होगा। ठीक है, जहां पर हम ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल पढ़ेंगे कि बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कैसे हुई थी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।